तो हेलो दोस्तों, गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि भारत की एक जीवन रेखा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, रेलवे की, बैंकिंग की, या किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उसका प्रवाह तंत्र और खास तौर से गंगा नदी का तंत्र तो आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक माइंड मैप रेडी किया है। अगर आप एक एस्पिरेंट नहीं है और एक आम आदमी भी हैं तो भी आपको गंगा का जो प्रवाह है ये सुनना आपको जरूर चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक माइंड मैप तैयार किया है। आपको देखने में लग सकता है कि बहुत बड़ा माइंड मैप है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ईजी वे पे मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप गंगा का प्रवाह तंत्र जो है वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसका प्रवाह मार्ग है राज्यवार, तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी ये जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब में आएंगे। इसकी जो सहायक नदियां हैं देख सकते हैं, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन नदी, गंडक, कोसी, महानदी। ठीक है, और बहुत कुछ है। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं बिना किसी बकवास के, तो आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, इन सबको हम छोटा कर लेते हैं। आप सबसे पहले देखिए कि इसके मुख्य तथ्य जो हैं उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी का जो मुख्य तथ्य है, यह भारत की सबसे लंबी नदी। दोस्तों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो 25-25 याद रखिएगा ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। और गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525, 25-25 से आप याद रखिए। गंगा एक ऐसी नदी है जो दो देशों से गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, अब एक तो हमारा हो गया भारत, ठीक है ना, और दूसरा ये बांग्लादेश। और भारत में इस नदी को बोला जाता है गंगा, और वहीं बांग्लादेश में इस नदी का नाम पड़ जाता है पद्मा। तो पद्मा नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये गंगा नदी ही है। एक और इंटरेस्टिंग बात में इस वीडियो के आपको बीच में पता चलेगा कि जैसे कि हम भारत पे यहाँ पे गंगा बोला जाता है, बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, वैसे ही पश्चिमी बंगाल में भी गंगा नदी का नाम कुछ और हो जाता है। तो जो 5 भारतीय राज्य हैं जिनसे ये गुजरती है, मेन ये गुजरती है सबसे पहले उत्तराखंड, फिर इसके बाद ये आती है उत्तर प्रदेश में, फिर आती है बिहार में। झारखंड का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है लेकिन फिर भी ये राज्य में हम इसे गिन सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये 4 हैं, लेकिन झारखंड के थोड़े हिस्से से भी ये गुजरती है। और लास्ट फाइनली ये जाती है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, ये कुछ जो फैक्ट हैं वो आप याद रखिए कि भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है कि 25-25 किलोमीटर की है। बहुत लंबी नदी कहला जाती है। 2 देशों से गुजरती है, भारत में और बांग्लादेश में। भारत में इसको गंगा बोलते हैं और बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। 5 भारतीय राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर इसका एक स्वयं शुद्धिकरण गुण होता है गंगा नदी का। आपने सुना होगा कि गंगा का पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, खराब नहीं होता, कीड़े नहीं लगते। तो वो क्यों होता है? तो सबसे पहले तो जो इसके पानी में उच्च ऑक्सीजन स्तर रहता है ना, ऑक्सीजन लेवल हाई रहता है, जिसकी वजह से इसका पानी फ्रेश रहता है, बहुत दिन तक चलता है। और एक इम्पोर्टेंट, ये इस बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, ठीक है, इसका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, इस वायरस की वजह से एक प्रकार का जीवाणु है जो कि कीड़े उत्पन्न नहीं करने देता, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु से लड़ता रहता है, कीड़े नहीं लगते और पानी लंबे समय तक ताजा रहता है। अब एक खास बात, इस नदी को, जो कि गंगा जी हैं, है ना, इन्हें राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 में गंगा नदी को घोषित किया जा चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। उसी प्रकार से गंगा डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, और जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। तो गंगा डॉल्फिन, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा, गंगा नदी के मुख्य तथ्य को। अब हम वीडियो पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके उद्गम और निर्माण के बारे में समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप देखिए कि ये एक ग्लेशियर से नदी निकलती है जो कि सतत वाहिनी नदी है। अब खास बात जानकर आपको ये हैरानी होगी कि गंगा डायरेक्ट कहीं से नहीं निकलती, बल्कि ये 2 नदियों से मिलकर बनती है। अब वो नदी कौन कौन सी है? वो नदी है भाई हमारी एक भागीरथी और एक अलकनंदा। गंगा के पर्यायवाची शब्द में भी ये आती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है ना। तो गंगा की जो जनक नदियां हैं वो है एक भागीरथी और एक है अलकनंदा। अब जो कि हिमानी है, जो कि बर्फ के पहाड़ रहते हैं, है ना, उसे गंगोत्री है। तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी,
और संतोपथ जो हिमानी है वहां से निकलती है अलकनंदा। ये क्लियर है? इसको एक बार और समझ लीजिए कि गंगा जो नदी है वो दो नदियों के मेल से बनी है, एक भागीरथी जो कि गंगोत्री से निकलती है और एक अलकनंदा जो कि संतोपथ से निकलती है। अब ये एक चीज और याद रखना कि जो बद्रीनाथ मंदिर है वो अलकनंदा नदी के पास में है। तो अलकनंदा नदी के पास कौन सा धाम है? बद्रीनाथ, है ना? बद्रीनाथ के पास अलकनंदा निकलती है। और भागीरथी तो डायरेक्ट है, लेकिन अलकनंदा जो नदी है इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है? मतलब ये आप समझिए कि ये ग्लेशियर से निकली, संतोपथ ग्लेशियर से, इसके बीच में ये जिस पॉइंट पे मिलेगी गंगा नदी से भागीरथी और अलकनंदा, ये देखिए ये लाइन बनी है, जिस पॉइंट पे ये आके मिलेगी इस पॉइंट के पहले अलकनंदा नदी से बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं। वैसे बहुत सारी नहीं बोला जा सकता, मुख्य तौर से ये 4 नदियां होती हैं। अब खास बात, इनके आने के पहले हम ये समझते हैं कि गंगा का जो निर्माण होता है वो जिस पॉइंट पे आके मिलती है भागीरथी और अलकनंदा उसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। आपने नाम सुना होगा कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थान जो है, तो जो संगम है वो भागीरथी और अलकनंदा का जो कि देवप्रयाग में होता है। लेकिन यहाँ पर देवप्रयाग के अलावा 4 प्रयाग और हैं, तो जो कि अलकनंदा की सहायक नदियां समझते हैं। देखिए सबसे पहले अलकनंदा नदी से मिलती है धौली गंगा। अब जिस पॉइंट पे आके मिलती है धौली गंगा नदी उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। थोड़ा सा जब नीचे आते हैं तो फिर आती है नंदाकिनी नदी, जिस पॉइंट पे ये नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। इसके बाद आती है पिंडार नदी, और पिंडार नदी अलकनंदा नदी से जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और इसके बाद आती है मंदाकिनी। ये याद रखें, ये नंदाकिनी है नंद प्रयाग, और ये मंदाकिनी है, मंदाकिनी यानी रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी के पास है केदारनाथ हमारा मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर के पास कौन सी नदी है? मंदाकिनी। बद्रीनाथ मंदिर के पास कौन सी नदी है? अलकनंदा। ठीक है, तो ओवरऑल ये अलकनंदा ही है, सब तरफ से आके ये जो सारी नदियां हैं धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी, ये सारी नदियां आके मिलती हैं काय पे? अलकनंदा पे। ठीक है, ये सारी नदी आके मिल गई अलकनंदा पे, आके मिल गई। अलकनंदा और भागीरथी आके मिल गई कहां पर? गंगा में। तो गंगा का निर्माण कैसे हुआ? देवप्रयाग में हुआ, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से हुआ। तो ये उद्गम और निर्माण था। हो सकता है कि थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप वीडियो को बैक जाके भी जरूर देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसके मुख्य तथ्य क्या थे और उद्गम और निर्माण क्या था। अब हम बात करेंगे इसके प्रवाह मार्ग को, जो कि राज्यवार है। बहुत ही इजी माइंड मैप है ये, और हाँ आप थोड़ा सा लिखते भी जाना। और एक खास बात देखिए, ये तो हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं गंगा नदी तंत्र का, ठीक है। अगर आपको इसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो हम एक और चैनल बना रहे हैं जिसपे हम सारे जो टॉपिक हम समझा रहे हैं आज आपको, इसी टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसके एमसीक्यू 50-60 हम एमसीक्यू बना देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे, ताकि आपका वो रिवीजन हो जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर किया, ताकि आपकी जो स्टडी हो रही है वो बिल्कुल सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ हमारी चलते रहे। तो देखिए प्रवाह मार्ग को हम समझते हैं। सबसे पहले आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पश्चिमी बंगाल। तो अब यहाँ पर आप देखने वाली बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है कि उत्तराखंड कौन सा था हमारा? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग कौन सा स्थान है दोस्तों? देवप्रयाग वो स्थान है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती हैं। तो देवप्रयाग से फिर गंगा नदी थोड़ा सा आगे जाती है हरिद्वार तक। देवप्रयाग से हरिद्वार तक बीच में कोई नदी नहीं आती। देवप्रयाग के पहले का जो सारा एरिया था वो था पहाड़ी एरिया, और हरिद्वार जो है वो आ जाता है मैदानी क्षेत्र पे आ जाता है। इसके बाद गंगा देवप्रयाग से हरिद्वार आती है, हरिद्वार से ये फिर आ जाती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये आती है कन्नौज में। कहाँ पे आती है? कन्नौज में। कन्नौज के बाद ये आ जाती है प्रयागराज में। प्रयागराज भी एक संगम है, ठीक है। अब किन किन नदियों का संगम है आप कमेंट करके बताना, और नहीं पता है तो वीडियो आगे तक देखिए। जो प्रमुख सहायक नदियां की जो पॉइंट है वो सब इसी में आएगा। तो आप पहले प्रवाह मार्ग समझ लीजिए कि ये देवप्रयाग में आई, देवप्रयाग से हरिद्वार आई, हरिद्वार से अब ये उत्तराखंड छोड़ के आ गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये आई अब कन्नौज पे। कन्नौज के बाद ये नदी आ गई हमारी गंगा प्रयागराज पे। प्रयागराज से चल के ये आई गाजीपुर में।
अब यहाँ पे 3 के बाद ये आ जाती है फिर बिहार स्टेट पे। तो बिहार राज्य में ये फिर आती है छपरा, छपरा के बाद ये आती है पटना पे, पटना के बाद आती है सोनपुर पे, और सोनपुर के बाद आती है कुर्सेला पे। ठीक है, एक बात ये याद रखना, जितने पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, इनके बीच में भी एक एक नदियां जो हैं, सहायक नदियां आ आके यहाँ पर मिलते जाएंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अब यहाँ पे जो कुर्सेला, कुर्सेला के बाद ये देखिए ये एक पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे जो फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज पे जो आके डिवाइड हो जाती है नदी। तो देखिए फरक्का बैराज से ये नदी 2 पार्ट में बढ़ जाती है, एक ये जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ और एक जाती है बांग्लादेश की ओर। तो जो पश्चिम बंगाल की तरफ जब ये जाती है तो ये जो हमारी गंगा नदी है वो बन जाती है हुगली नदी, और हुगली नदी के किनारे जो बसा शहर है वो है कोलकाता। तो अब ये क्लियर हो गया, आई होप कि क्लियर हो गया। बहुत इजी वे से समझाया हूं मैं कि भाई देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम हुआ, ये देवप्रयाग हुआ, यहाँ से ये गंगा बनी, हरिद्वार पे आई, कन्नौज पे आई, प्रयागराज पे गई, गाजीपुर पे गई, तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आ गई, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार आई, बिहार से पश्चिम बंगाल आई, और पश्चिम बंगाल से 2 तरफ ये बढ़ गई, एक पश्चिम बंगाल की तरफ चली गई और एक ये बांग्लादेश की ओर तरफ चली गई। अब इनकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, अब सहायक नदियों को हम समझते हैं। ठीक है, तो जो रामगंगा है, रामगंगा गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा, जो कि कहाँ पे आके मिलती है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि हरिद्वार तक कोई भी नदी बीच पे आके नहीं मिली। उत्तर प्रदेश का जो शहर था कन्नौज, तो कन्नौज पे आके कौन सी नदी मिली, रामगंगा मिली। ठीक है, कन्नौज पे आके ये रामगंगा मिल गई। अब इसके बाद ये क्या हुआ, चलो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ आपको, इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम ताकि आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, उत्तराखंड पे तो ये नहीं मिली, अब ये आई कन्नौज। ठीक है, कौन सी आई, रामगंगा, रामगंगा कहाँ पे आके मिली, हमें कन्नौज पे मिली। इसके बाद आती है फिर यमुना नदी, यमुना भी बहुत खास नदी है। अब ये खास क्यों है, क्योंकि देखिए भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है गंगा, और गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है यमुना। ये निकलती है यमुनोत्री से और सीधे ही आके मिलती है प्रयागराज में। कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में। और प्रयागराज जो संगम है वो है गंगा, यमुना, सरस्वती का, 3 नदी का। सरस्वती खैर दिखती नहीं है लेकिन माना जाता है कि वो है ना, जमीन के अंदर है। लेकिन गंगा और यमुना, इन 2 नदी का जो संगम होता है वो उस संगम को बोलते हैं प्रयागराज। अब ये याद रखिए कि जो यमुना है, यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। तो जो कि है यमुना की सहायक नदी, देखिए सबसे पहले यमुना निकली गंगोत्री से, गंगोत्री से ये प्रयागराज में मिली गंगा से। तो इसके बीच में इसके मिलती है चंबल नदी। चंबल आपने नाम सुना होगा, एमपी की बहुत फेमस नदी है। तो ये चंबल नदी मिली जाके काय पे, यमुना नदी पे। बेतवा मिली विंध्याचल पर्वत से, ये भी एमपी में है। और केन, ठीक है, कैमूर पहाड़ी, ये भी एमपी। तो ये तीनों एमपी की नदियां हैं, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की ये तीनों नदियां पहले मिलती हैं यमुना पे, फिर यमुना आके मिलती है प्रयागराज पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी देखिए यमुना जो है प्रयागराज पे है, ठीक है, और प्रयागराज कहाँ पर है, प्रयागराज अभी हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो अभी हमारी जो नदी है गंगा वो अभी उत्तर प्रदेश पे ही है। अब इसके बाद गोमती नदी है, गोमती नदी है जो कि उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम है, पीलीभीत, और जो कि गाजीपुर में मिलती है। और गोमती नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है वो है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती के। तो देखिए गोमती काय में आके मिली है, गाजीपुर में, और गाजीपुर, प्रयागराज, कन्नौज। तो ये जो तीनों हैं ये हैं उत्तर प्रदेश में। तो रामगंगा, यमुना और गोमती, ये तीनों नदियां मिलती हैं उत्तर प्रदेश पे। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश हमारा हो गया क्लियर। अब गोमती के बाद आती है घाघरा। घाघरा की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो देखिए नेपाल से निकलती है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी ये भी 2 सहायक नदियों से निकलती है। नेपाल से 2 नदी निकलती है, एक निकलती है काली और एक निकलती है करनाली। तो काली को हम शारदा बोलते हैं और करनाली को घाघरा बोलते हैं। तो शारदा और घाघरा ये 2 नदी जब निकलती हैं तो ये दोनों नदी से बन जाती है घाघरा नदी, और घाघरा नदी आके मिलती है छपरा पे। और छपरा जो है
छपरा हमारा आ जाता है बिहार स्टेट में। बिहार का पहला पॉइंट छपरा, जहां पर घाघरा नदी मिली। घाघरा नदी के बाद आती है सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश पे है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा में। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसे बोला जाता है नर्मदा नदी, उसको बारे में भी हम समझेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम समझते हैं कि अमरकंटक पहाड़ियों से जो उद्गम हुआ सोन नदी का, और ये मिली हमें पटना पे, ठीक है, पटना, ये देखा पटना जो कि बिहार पे है, तो पटना पे मिल गई सोन नदी। इसके बाद में आती है गंडक नदी, जिसे बोला जाता है गंडकी भी बोला जाता है, ठीक है। और गंडक नदी जो है ये नेपाल से भी ये निकलती है ना, ये भी नेपाल से निकलती है। नेपाल से दोस्तों कौन कौन सी नदी निकलती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो घाघरा नदी है, घाघरा भी नेपाल से निकलती है, जो कि दो नदियों के मेल से बनती है, काली और कर्नाली, जिसको शारदा और घाघरा की मेल से बनती है घाघरा नदी। और गंडक, जिसको गंडकी बोला जाता है, ये भी नेपाल से निकलती है। और जो कोसी नदी है, कोसी नदी भी नेपाल से निकलती है। तो ये तीनों प्रमुख नदियां, कोसी जो नदी है वो नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है, ठीक है। इस पे भी हम आते हैं। तो जो गंडक नदी है ये नेपाल से निकली और ये मिली सोनपुर पे, तो सोनपुर हमारा बिहार पे है, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बिहार का जो लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, वो बचा है कुर्सेला। तो कुर्सेला जो है वो मिलती है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी निकलती है नेपाल से और कुर्सेला में आकर मिलती है, और रास्ता बदलने और बाढ़ के लिए ये नदी बदनाम है दोस्तों। कोसी नदी जो नेपाल से निकलती है, इसका प्रॉपर रास्ता नहीं बन पाता, ये कहीं से भी बहने लगती है। अब बिहार में जो बाढ़ आती है वो कोसी नदी उसके लिए मेन जिम्मेदार होती है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अब लास्ट जो बची है ये है महानदी दोस्तों। अब महानदी जो है ये है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और फरक्का बैराज में मिलती है, और गंगा की आखिरी सहायक नदी है। फरक्का बैराज कहाँ है दोस्तों, अगर आपने राज्यवार इसका समझा होगा प्रवाह मार्ग, तो आपको याद होगा कि जो पश्चिम बंगाल का जो पहला पॉइंट आता है वही फरक्का बैराज है, ठीक है, ये फरक्का बैराज। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज में मिलती है कौन सी नदी, महानदी, और ये गंगा की आखिरी नदी है। और इसके बाद से जो गंगा है ये बन जाती है हुगली नदी, क्योंकि ये चले जाती है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ठीक है। ये चली जाती है पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज से अंदर होके, और फरक्का बैराज के बाद ये बन जाती है हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे बचा है कोलकाता, और दूसरा जो इसका रूट हो जाता है वो होता है बांग्लादेश। तो फरक्का बैराज से ये डाइवर्ट हो जाती है दो तरफ, एक हुगली नदी बन जाती है जो कि पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है, दूसरी ये चले जाती है बांग्लादेश की ओर। अब बांग्लादेश को भी हम क्यों छोड़ें, हमें इसको भी समझते हैं, ठीक है। ये प्रवाह मार्ग उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे वे से आपको समझा सकूँ। तो बांग्लादेश पहुँच के गंगा नदी का नाम बदल के हो जाता है पद्मा नदी, और साथ में जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम भी बांग्लादेश में जमुना पड़ गया है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बोला जाता है जमुना। तो गंगा जिसे बोला गया पद्मा, ब्रह्मपुत्र जिसे बोला गया जमुना, तो जमुना प्लस पद्मा के मेल से जो नदी बनी उसका नाम पड़ गया मेघना। तो ये लास्ट नदी बन गई। अब जो गंगा थी वो बन गई पद्मा, पद्मा के बाद जब ये जमुना से मिली तो ये बन गई मेघना, और जब मेघना नदी समुद्र पे गिरती है तो वो बनाती है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। ये दोनों तरफ से गिरती है, ये याद रखना कि जो सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ जो हमारी हुगली नदी थी, मतलब कि जो गंगा थी जो पश्चिमी बंगाल में जाके हुगली बन गई, और एक तरफ से जब हुगली गिर रही है और एक तरफ से मेघना गिर रही है, ठीक है। ओवरऑल दोनों हैं तो गंगा ही, लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो जहाँ से हुगली गिर रही है और एक तरफ से मेघना गिर रही है, तो ये जहाँ पे गिरती है उसको बोला जाता है सुंदरवन डेल्टा। और जो सुंदरवन डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये याद रखना कि जो सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसमें प्रमुख भूमिका गंगा नदी की। तो देखिए नदी के वेग में जो कमी से मिट्टी का जमाव बनता है उसी को डेल्टा बोला जाता है। तो जो डेल्टा रहता है वो एक मिट्टी का टीला जैसे बन जाता है बहुत सारे। तो क्या रहता है, देखो अब मेन तो होना चाहिए कि एक भाई आई है हमारी मेघना और एक आई है हुगली, तो दो पॉइंट पे गिरनी चाहिए, लेकिन वो डेल्टा के वजह से नदी के कई धाराएं बढ़ जाती हैं। तो वो जो पूरा पॉइंट पे जो धारा बनता है उसको बोलता है डेल्टा, और जो डेल्टा है वो उसका नाम है सुंदरवन, और सुंदरवन जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पर पॉइंट पे आकर
गंगा नदी का जो पूरा प्रवाह तंत्र है वो होता है समाप्त। अब ऐसा हो सकता है कि अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आई हो और अगर आप ये माइंड मैप चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, ये पूरा माइंड मैप मैं आपको दे दूंगा। तो इस माइंड मैप को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए।